नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट एजुकेटर अविनाश सर। और आज हम करंट अफेयर डेली करंट अफेयर्स का पहला एपिसोड लेकर के आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। आज है 29 अगस्त 2025 शुक्रवार, और हम आज बात करेंगे आज के ही करंट अफेयर्स की। तो मेरा चैनल है आर्टिकल 21A, और आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ओके, तो आज का पहला प्रश्न है, करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि सशस्त्र बलों के लिए 3 संयुक्त सिद्धांत किसके द्वारा जारी किया गया है। तो हाल ही में सीडीएस जो है, चीफ डिफेंस स्टाफ जो है, चीफ डिफेंस स्टाफ, इनके द्वारा 3 संयुक्त सिद्धांत जारी की गई है। तो ये 3 संयुक्त सिद्धांत क्या क्या है ना, और क्यों जारी की गई है, इससे क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि संयुक्त कार्य क्षमता, एक साथ कार्य करने की क्षमता विकसित होगी। उसके बाद एकीकरण होगा, है ना। सेना में एक अलग अलग जो ग्रुप्स है, जैसे मान लो कि तुम विशेष बलों में, स्पेशल फोर्सेस में आपका पैरा स्पेशल फोर्स हो गया, है ना, थल सेना का, नौसेना का मरीन कमांडो मार्कोस हो गया, या फिर भारतीय वायुसेना के गरुड़ हो गए, या फिर थल सेना, नौसेना, वायुसेना, ये जितने भी हैं ये सब एक साथ काम कर सकेंगे। इसीलिए ये 3 संयुक्त सिद्धांत जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के द्वारा। ठीक है, तो चलिए ये 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं देख लेते हैं। 3 सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांत। पहला है विशेष बलों वाले ऑपरेशंस के लिए संयुक्त सिद्धांत। विशेष बलों वाले ऑपरेशंस के लिए संयुक्त सिद्धांत हो गए। उसके बाद दूसरा है कि एयरबॉर्न और हेलीबॉर्न ऑपरेशंस के लिए संयुक्त सिद्धांत। एयरबॉर्न एंड हेलीबॉर्न के लिए संयुक्त सिद्धांत, ऑपरेशन के लिए एक्चुअली। ठीक है, एयरबॉर्न या हेलीबॉर्न ऑपरेशन के लिए, संयुक्त सिद्धांत। ठीक है, तीसरा है मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए संयुक्त सिद्धांत। मल्टी डोमेन ऑपरेशन के लिए संयुक्त सिद्धांत। ठीक है, तो अभी हमारे जो सीडीएस है, चीफ डिफेंस स्टाफ जो है, उन्होंने 3 सिद्धांत दिए हैं। 3 सिद्धांत किस किस के लिए है। पहला सिद्धांत है विशेष बलों वाले ऑपरेशंस के लिए संयुक्त सिद्धांत। तो इसमें क्या होगा कि थल सेना का पैरा एसएफ, नौसेना का मरीन कमांडो और भारतीय वायुसेना के गरुड़ के बीच साझा समझ विकसित होगा। शब्दावली, बुनियादी प्रक्रियाएं, ये सब जो है एक तरह की विकसित होगी। ठीक है, उसके बाद एयरबॉर्न और हेलीबॉर्न ऑपरेशंस के लिए संयुक्त सिद्धांत है। इसका उद्देश्य थल सेना, नौसेना, ये जो है इसका उद्देश्य थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच सुचारू समन्वय स्थापित करना है। तीसरा है मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए संयुक्त सिद्धांत। तो यह स्थल, जल, वायु, साइबर, अंतरिक्ष और संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डोमेन में अलग अलग कई सारे क्षेत्रों को मिला करके यहाँ पे सैन्य बलों एवं गैर सैन्य राष्ट्रीय क्षमताओं को शामिल किया गया है इसमें। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा हमें सीडीएस के बारे में भी जान लेना चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में भी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में भी हम जान लेना चाहिए। ये जो होते हैं, कौन होते हैं, चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी जो होती है उसके अध्यक्ष होते हैं, अस्थाई अध्यक्ष होते हैं, अस्थाई अध्यक्ष। ओके, उसके बाद सीडीएस तीनों सैन्य बलों के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य
सलाहकार होते हैं। ठीक है, ये जो CDS होते हैं रक्षा मंत्री के सैन्य सलाहकार। ठीक है, सैन्य सलाहकार होते हैं। ओके, चलिए अगले पृष्ठ पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न पे चलते हैं। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज यानी वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण ASI। ठीक है, 2023-24 के परिणाम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज यानी वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण जो है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मॉस्पी जो बोलते हैं ना, मॉस्पी, ठीक है, इसके द्वारा, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय बोलते हैं इसको, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इसके द्वारा जो है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज यानी वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2023-24 के परिणाम जारी किए गए हैं। ठीक है, तो उसमें सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? ये जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज करते हैं इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका उद्देश्य है विनिर्माण उद्योगों की संरचना, विनिर्माण उद्योगों की संरचना, विनिर्माण उद्योगों की संरचना, वृद्धि और घटकों में आए बदलावों का अध्ययन करना है। ठीक है, विनिर्माण उद्योग में जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या वृद्धि हुई है, किस तरह की, कौन कौन से घटक हैं और क्या क्या बदलाव हुई है इनमें, है ना, इन सब चीज़ों पे नज़र डाला जाता है। ठीक है, इस सर्वेक्षण में कई सारे विनिर्माण इकाइयाँ शामिल है, जैसे कि कारखाना अधिनियम 1948 के तहत पंजीकृत कारखाने हो गए, बीड़ी श्रृंगार श्रमिक अधिनियम 1966 के तहत बीड़ी और श्रृंगार निर्माण इकाइयाँ हो गई। वैसे विद्युत उपक्रम जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA, है ना, के पास पंजीकृत नहीं है, वो सब भी इनमें शामिल है और इन्हीं का जो है एक रिपोर्ट निकाला जाता है। क्या देखने के लिए? कि विनिर्माण उद्योग की संरचना, वृद्धि और घटक जो है उनमें बदलाव कितना आया है तथा इनमें मूल्यवर्धन या फिर रोजगार सृजन और पूंजी निर्माण किस तरह से चेंजेस हुए हैं इन सब में, है ना। ओके, तो वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण को प्रतिवर्ष सांख्यिकी संशोधन अधिनियम 2017 के तहत ये जो ASI वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट है ये किसके अंतर्गत लाया जाता है? तो इसे सांख्यिकी संशोधन अधिनियम 2017 के अंतर्गत जो है सुपारित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया, है ना। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया गया है ना, 29 अगस्त को मनाया गया है। ओके, अगला प्रश्न है हाल ही में J&K बैंक ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो एस कृष्णन को जो है सो J&K बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना कि भारत अफ्रीका व्यापार 2019-20 के 56 अरब डॉलर से बढ़कर 2024-25 में लगभग दोगुना हो गया। कितना हो गया? दोगुना हो गया, लगभग 100 अरब डॉलर हो गया है। कितना हो गया? 100 अरब डॉलर हो गया है भारत अफ्रीका
व्यापार 2019-20 के 56 अरब डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 100 अरब डॉलर हो गया है। ओके, चलिए तो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किन संस्थानों के द्वारा प्रोग्रेस ऑन हाउस होल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन रिपोर्ट 2002 से 2024 जारी किया गया है। हाल ही में किन संस्थानों के द्वारा प्रोग्रेस ऑन हाउस होल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन रिपोर्ट 2002 से 2024 जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है आपका WHO और यूनिसेफ। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ, ठीक है, इन दोनों ने एक साथ मिलकर के क्या किया है, प्रोग्रेस ऑन हाउस होल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन रिपोर्ट 2000 से 2024 जारी किया है। इस रिपोर्ट में क्या है, इस रिपोर्ट में जल, सैनिटाइजेशन और स्वच्छता, वास जो बोलते हैं, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन की उपलब्धता के मामले में असमानताओं को उजागर किया गया है। किसको उजागर किया गया है इसमें? तो वाटर, सैनिटेशन और उसके साथ ही हाइजीन, ओके, स्वच्छता, इन चीज़ों को जो है, इनकी उपलब्धता को ही उजागर किया गया है। इन समानताओं के कारण SDG 6 है ना, SDG 6 क्या है कि सभी के लिए स्वच्छ जल और सैनिटेशन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। SDG 6 जो है हमारा, ये क्या कहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारा SDG 6, ये क्या कहता है कि सभी के लिए स्वच्छ जल प्लस सैनिटेशन की उपलब्धता जो है सभी के लिए होनी चाहिए, है ना। तो रिपोर्ट के मुख्य बिंदु जो है इनके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। वैश्विक स्तर पर कई सारे चीज़ें हैं, जैसे कि खुले में शौच, निम्न आय वाले देशों में इसकी दर वैश्विक औसत से 4 गुना अधिक है। विश्व की 58% आबादी को बेहतर रूप से प्रबंधित सैनिटेशन सुविधाएं उपलब्ध है और 42% को उपलब्ध नहीं है, उस तरह से उपलब्ध नहीं है। सुरक्षित प्रबंधन वाला पेयजल, इसका कवरेज 68% है। 2015 में जो 68% था, यहाँ से बढ़ करके 2024 में 74% हो गया है। सुरक्षित प्रबंधन वाला पेयजल जो है 74% को 2024 तक मिल रहा है, ठीक है। ओके, 2024 तक 74% स्वच्छ जल वैश्विक स्तर पर लोगों को मिल रहा है। ओके, ठीक है। भारत में अगर देखिएगा तो इंडिया में आपका कई सारे जो है इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन हो गया अपना, स्वच्छ भारत मिशन, उसके बाद जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन है। तो ये सब जो है SDG 6 से ही रिलेटेड है, ठीक है। SDG 6 जो है क्या कहता है, स्वच्छ जल मिलना चाहिए सभी लोगों को, और सैनिटेशन जो है, साफ सफाई जो है वो भी मिलना चाहिए, है ना। तो अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि बायो E3 नीति को जारी हुए 1 साल पूरा हुआ, इससे क्या आशय है? इससे मतलब किससे? बायो E3 से क्या आशय है? इस प्रश्न का यही अर्थ बनता है कि बायो E3 नीति को जो जारी किया गया है 1 साल पहले, उससे क्या आशय है? इससे आशय है कि अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी, किसके लिए? अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, उसके बाद इन्वायरमेंट, पर्यावरण, और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट,
मतलब रोजगार, ठीक है। तो इसके लिए जैव प्रौद्योगिकी, इसके लिए जैव गिकी, ओके। बायो ई3 का मतलब यही है, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए क्या करना है, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है, यही है आपका बायो ई3 नीति। बायो ई3 नीति के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने भारत का पहला नेशन बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च किया है। इससे जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी को भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख संचालक बनाने में मदद मिल सकती है। तो क्या लॉन्च किया है, नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क, नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क, ये जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के द्वारा। बायो ई3 के अंतर्गत जो है नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये जो है केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने कहाँ पहले स्टार्टअप केंद्रित शाखा खोली है, तो नई दिल्ली में खोला है पंजाब नेशनल बैंक ने एक शाखा, जहाँ पे क्या स्टार्टअप केंद्रित शाखा है, ये स्टार्टअप को सपोर्ट किया जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो पीएनबी की स्थापना कब की गई, 19 मई 1894। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, हेडक्वार्टर तो द्वारका दिल्ली में है। और एमडी एंड सीईओ इसका कौन है, तो अशोक चंद्र जो है एमडी एंड सीईओ है पंजाब नेशनल बैंक के। अगला प्रश्न है कि हाल ही में क्योसू द्वीप पर माउंट सिनमोय में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है, तो यह जापान में स्थित है। क्योसू द्वीप तो आपको मालूम होगा जापान में है, वहाँ पे एक माउंट सिनमोय है, ठीक ना, ज्वालामुखी है, इसका विस्फोट हुआ है हाल ही में, ठीक है। तो जापान इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भव्य आतचमायम शोभा यात्रा के साथ ओणम 2025 की शुरुआत कहाँ की गई है, तो केरल में शुरू की गई है। केरल, इसका सही जवाब क्या है, केरल में शुरू किया गया है ये ओणम 2025। और कौन सी शोभा यात्रा हुई है यहाँ पे, आतचमायम शोभा यात्रा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और विस्तार को मंजूरी दी, है ना, ऋण देने की अवधि कब तक बढ़ाई गई है तथा इसका लक्ष्य क्या है। पीएम स्वनिधि योजना को जो फिर से मंजूरी दी गई है, पुनर्गठन और विस्तार को मंजूरी दी गई है, तो इसका जो है ऋण देने की अवधि कब तक बढ़ाई गई है तथा इसका लक्ष्य क्या है, ये प्रश्न है, ठीक है। तो अभी 31 दिसंबर 2024 तक इसका अब डेट खत्म होने वाला था। 31 दिसंबर 2024 में ऋण देने की अवधि खत्म होने वाली थी, जो अभी बढ़ा करके 31 मार्च 2030 कर दी गई है इसको। अब इतना इस डेट तक आदमी जो है लोन ले सकता है स्वनिधि योजना के तहत, पीएम स्वनिधि योजना के तहत। और पीएम स्वनिधि योजना का मतलब क्या है ना, क्यों है ये, तो पीएम स्वनिधि योजना जो है इसका उद्देश्य कार्यशील पूंजी प्रदान करना है। किसे कार्यशील पूंजी प्रदान करना है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहित करना, स्ट्रीट वेंडर्स को
स्ट्रीट वेंडर्स को पहचान करना, मान्यता प्रदान करना, है ना। तो स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि है। पीएम स्वनिधि योजना का मतलब है स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं, जो आपने देखा होगा कि चौराहे पर जो दुकानें वगैरह खोल करके सामान बेचते हैं, उनके लिए लोन देने की बात यहाँ पे की जा रही है। इसे जो है पीएम स्वनिधि योजना को जो है किसके लिए स्टार्ट किया गया, तो स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि है ये, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ठीक है। तो योजना का प्रकार क्या है, केंद्रीय क्षेत्रक की योजना ही ये केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है। और योजना शुरू करने वाला मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत है ये, तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत जो है ये कार्य करता है पीएम स्वनिधि। तो हाल ही में इसका क्या पुनर्गठन कर दिया गया है। और क्या उद्देश्य क्या रखा गया है, उद्देश्य क्या रखा गया है नया वाला कि 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है, ठीक है। इसके अंतर्गत 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है। साथ ही साथ इसी में जो है 50 लाख नए लाभार्थी भी शामिल करने हैं। 50 लाख नए लोग इसमें शामिल करने हैं, ठीक है। तो अभी जो पीएम स्वनिधि योजना का पुनर्गठन विस्तार को मंजूरी मिला है, इसके अंदर ऋण देने की अवधि कब तक बढ़ाई गई, 31 दिसंबर 2024 से लेकर के अभी बढ़ा दिया है 31 मार्च 2030 तक। और इसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य यही है 1.15 करोड़ लोगों को फिर से लाभ पहुंचाना। और इसमें से जो 50 लाख नए उम्मीदवार होंगे, नए लोग होंगे, नए लाभार्थी होंगे, ठीक है। ये पीएम स्वनिधि को स्टार्ट कब किया गया था, तो 24 मार्च 2020 को इसे स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है अपना कि एक हालिया अध्ययन के अनुसार गंगोत्री ग्लेशियर में पिछले 4 दशकों में 10% बर्फ पिघल गई। यह ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो गंगोत्री ग्लेशियर जो है कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर जो है कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी जिला, है ना। कहाँ पे है उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ पे स्थित है। लगभग ये 30 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है, ठीक है, 30 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है, ओके। तो अभी इससे क्या हो रहा है, 10% बर्फ यहाँ पे जो है सो पिघल गया है 10%। इससे क्या हो रहा है, जल का प्रवाह घट रहा है ना। गंगोत्री ग्लेशियर से जल का प्रवाह जो है वो घट रहा है। यह ग्लेशियर जो है भागीरथी के नदी के जल का स्रोत है। यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से आपको जो है सो भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी का पानी जो है गंगोत्री से ही आता है, ठीक है। और भागीरथी कहाँ पे जाके मिलती है, तो गंगा में जाके मिलती है, ठीक है। गंगा नदी का ये भागीरथी जो है किस नदी, गंगा नदी के जल का स्रोत हो जाता है, ठीक है, ओके। चलिए, पर्वत से नीचे की ओर बहती हुई भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है और फिर आगे गंगा नदी के नाम से बहती है, ठीक है। भागीरथी यहाँ पे आई, माना कि ये अलकनंदा आ रहा है, ठीक है। ये नदी भागीरथी है, ये अलकनंदा है, ठीक है। ये दोनों आपस में कहाँ पे, प्रयाग में मिलता है, देवप्रयाग, और फिर ये गंगा नदी के रूप में आगे बह जाती है, ओके। चलिए, यहाँ पे आपको गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी मिल जाएगा, है ना, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान।
और प्रमुख जीव के बारे में बात करें तो हिम तेंदुआ, ये गंगोत्री ग्लेशियर के आसपास में आपको हिम तेंदुआ, उसके बाद ब्लू सीप, हिमालयन ब्लू सीप, हिमालयन मोनाल, और ये जो हिमालयन मोनाल जो है, हिमालयन मोनाल, ये जो है उत्तराखंड की राष्ट्रीय पक्षी भी है, ध्यान देना। हिमालयन मोनाल जो है ये उत्तराखंड की राष्ट्रीय पक्षी भी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सेपियंट के वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क पर आधारित एक नया एआई मॉडल विकसित किया है, इसका नाम क्या है? तो एक नया मॉडल जो है विकसित किया गया है मानव मस्तिष्क पर आधारित, ठीक है, सेपियंट के वैज्ञानिकों ने ये विकसित किया है। इसका नाम है हायरार्किकल रीजनिंग मॉडल, ठीक है, HRM। क्या नाम है? हायरार्किकल रीजनिंग मॉडल, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी चैट जीपीटी जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है और चेन ऑफ थॉट के बेसिस पे काम करता है। आपका चैट जीपीटी जो है, चैट जीपीटी ये जो है चेन ऑफ थॉट, एक क्वेश्चन पूछोगे एक जवाब देगा, फिर इससे अगला क्वेश्चन पूछोगे फिर दूसरा जवाब देगा, फिर इससे अगला क्वेश्चन पूछोगे तो तीसरा जवाब देगा। तो चेन है एक, है ना, चेन ऑफ थॉट पे बेस्ड है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है पे बेसिस है, ठीक है, बेस्ड है। ओके, तो कई सारे इसमें ये कमियां भी हो जाती है, एक बार पूछोगे फिर उसका अगला स्टेप फिर करेगा, फिर पूछोगे तो करेगा। लेकिन आपका जो ये नया HRM है, HRM जो विकसित किया जा रहा है, ये क्या करेगा, यहाँ से सीधा यहाँ का काम कर देगा, ठीक है। ये जो है हायरार्किकल रीजनिंग मॉडल जो है, यह सोचने की प्रक्रिया को शुरू से लेकर के अंत तक एक ही बार में पूरा कर देता है। बीच बीच के छोटे छोटे स्टेप्स को समझाने या कंट्रोल करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। यह 2 मॉड्यूल का उपयोग करता है। पहला उच्च स्तरीय मॉड्यूल जो धीमी होती है, काफ़ी उच्च स्तरीय मॉड्यूल जो है स्पीड में काम नहीं करता है, अमूर्त योजनाएं वगैरह बनाना, है ना, लॉन्ग टाइम के लिए, तो ये काफ़ी स्लो होती है, स्लो काम करती है। और निम्न स्तरीय मॉड्यूल जो है वो तेज़ काम करती है, विस्तृत गणनाएं वगैरह उससे कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना, सशस्त्र बल और एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय बहुपक्षीय अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 में भाग लेंगे, इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत कब की गई थी, मतलब ब्राइट स्टार जो 2025 में अभ्यास होने वाला है, इसकी शुरुआत कब की गई है, ये प्रश्न है, ठीक है। तो इस अभ्यास की शुरुआत जो है कैंप डेविड समझौता, कैंप डेविड समझौता कब होती है? कैंप डेविड समझौता तो 1977 में होती है, तभी इसका शुरुआत किया गया था। और ये ब्राइट स्टार जो है, ब्राइट स्टार बहुपक्षीय अभ्यास जो है पहले 2 ही देशों के बीच स्टार्ट हुआ था, ठीक है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था ये। बाद में जाकर के ये ब्राइट स्टार जो 2025 में बहुपक्षीय अभ्यास हो गया, कई सारे देश इसमें भाग लिए। जैसे कि कौन कौन से देश थे जिसने इसको स्टार्ट किया था? तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र, तो इन दोनों ने मिलकर के स्टार्ट किया था। प्रथम संस्करण जो इसका हुआ था 1980 में मिस्र में आयोजित हुआ था। कहाँ? 1980 में। पहला जो हुआ था, कब हुआ था प्रथम संस्करण इस अभ्यास का? 1980 में। कहाँ पे? तो मिस्र में ही आयोजित हुआ था। ओके, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत और अन्य विकासशील देश पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता COP30 की अनुच्छेद 9.1 को फिर से वार्ता के केंद्र में लाने का प्रयास कर रहे हैं।
COP30 कहाँ होने वाला है? तो आपका COP 30 जो है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 33वां, ये कहाँ पे होगा आयोजित? तो ये ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित होने वाला है। कहाँ पे? ब्राज़ील में कहाँ? बेलेम ब्राज़ील, ठीक है। यहाँ पे आयोजित होने वाला है COP30, ठीक है। और यहाँ पे जो देख रहे हो अनुच्छेद 9.1, अनुच्छेद 9.1 क्या है? आर्टिकल 9.1 क्या है, ये भी जानना जरूरी है। भारत और जो विकासशील, जितने भी विकासशील देश है, इस पे क्यों बल दे रहा है ना? इस वार्ता को फिर से क्यों शुरू करना चाहते हैं? तो इसलिए करना चाहते हैं कि इसका सिद्धांत जो है पेरिस समझौता के अनुच्छेद 9.1 का, कि जो विकसित देश है ना, विकसित देश अपने पिछले वित्तपोषण दायित्वों को जारी रखते हुए कन्वेंशन के तहत विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के शमन और अनुकूलन में सहायता के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएंगे। सिंपल सी बात है, जो विकसित देश है उसे क्या करना है? विकासशील देशों को सपोर्ट करना है। किस तरह से? वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर, ठीक है। विकसित देश जो है वो विकासशील देश को क्या देगा? आर्थिक सहायता देगा, है ना। वित्तीय संसाधन या आर्थिक सहायता देगा। क्यों देगा? क्योंकि अब तक उसने बहुत ज़्यादा यूज किया है, तभी तो वो विकसित बना है। और इसका जो ये जो विकसित हुआ, ऐसे ही तो विकसित नहीं हुआ, है ना। तो उसका जो प्रभाव है इस पे भी पड़ रहा है, तो उसको कम करने के लिए सिर्फ यही क्यों मेहनत करे? इसको भी करना चाहिए ना, विकसित देश को भी करना चाहिए ना। तो इसीलिए इसे आर्थिक सहायता, वित्तीय सहायता देना जरूरी है। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्कूली बच्चों के आधार नंबर से संबंधित लंबित अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस UDISE प्लस एप्लीकेशन पर अपडेट करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने किसके साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में UIDAI, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने ने किसके साथ? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ इसने समझौता किया है। इस समझौता से क्या होगा? तो UDISE प्लस जो एप्लीकेशन है उसके माध्यम से बच्चों का क्या करवाया जाएगा? ये बायोमेट्रिक अपडेट करवाया जाएगा आधार कार्ड में, ठीक है। आधार बायोमेट्रिक अपडेट, ओके। कई लोगों ने, कई बच्चों का अपडेटेड नहीं है, तो इसीलिए बहुत सारे बच्चों का, उसी के लिए दोनों ने समझौता किया है कि इस ऐप से ये काम करवाया जा सकता है और करवाएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्वास्थ्य सेवा पहल भारत ब्रेन कहाँ शुरू हुआ है या की जाएगी? कहाँ पे शुरू की जाएगी? तो अमरावती में शुरू की जाएगी। हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुआ का पहला कृत्रिम उष्मायन कहाँ सफल हुआ है? तो इसका जवाब है मणिपुर में सफल हुआ है उष्मायन, ठीक है। कई सारे नए कछुए को छोड़ा गया है यहाँ से, ठीक है। हाल ही में नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो उड़ीसा में नुआखाई महोत्सव उत्सव जो है मनाया जाता है, ठीक है। नुआखाई उड़ीसा, ओके। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों ने ईरान के बूशहर स्थित प्रमुख परमाणु केंद्रों का निरीक्षण का कार्य शुरू कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने अभी बूशहर में, ईरान का जो बूशहर है वहाँ पे प्रमुख परमाणु केंद्रों का निरीक्षण करना शुरू किया है। इसका जो है स्थापना कब किया गया था? 1957 में इसका स्थापना किया गया। किसका? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी।
IAEA बोलते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1957 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। वियना ऑस्ट्रिया, ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है, ठीक है। चलिए, इसको 2005 में, IAEA को 2005 में नोबल पुरस्कार भी मिल चुका है। नोबल पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों ने ईरान के बूशहर स्थित प्रमुख परमाणु केंद्रों का निरीक्षण का कार्य शुरू कर दिया है। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? प्रश्न ये है यहाँ पे, ये हाल का न्यूज है और प्रश्न यहाँ पे ये है। तो इसका आंसर क्या हो गया? मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है IAEA का, ठीक है। इसका कार्य क्या है? यह परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग के लिए कार्य करता है। एटॉमिक एनर्जी का सही उपयोग होना चाहिए। सुरक्षित उद्देश्य है, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण उपयोग, शांतिपूर्ण उपयोग। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है कि 3I एटलस एक धूमकेतु है, कॉमेट है। कॉमेट है, कॉमेट क्या होता है देखेंगे। इसे 2025 में रियो हर्टाडो चिली में स्थित किस टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया है? तो 3I एटलस को एक टेलीस्कोप है जो हर्टाडो चिली में स्थित है। तो इसका नाम है एटलस। एटलस टेलीस्कोप बोल सकते हो। एटलस टेलीस्कोप जो चिली में है, ओके, उससे जो है एक कॉमेट देखा गया है। हाल ही में कॉमेट का खोज किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? 3I एटलस। ओके, तो ये कॉमेट क्या होता है? ये सन हो गया आपका। सन के चारों ओर जैसे अर्थ चक्कर लगाते हैं, उसी तरह काफी दूर, इन सब अर्थ से कहीं ज़्यादा दूर, ठीक है, ये कॉमेट जो है वो घूमती है इसके सन के चारों ओर, ठीक है। ऑफकोर्स इलिप्टिकल पाथ में घूमती है। और इसका एक पूंछ भी होता है। यहाँ पे तो बर्फ जमा होता है और घूमता है, तो ये जो है इसमें चमक आती है। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार के किस विभाग ने संशोधित राष्ट्रीय ग्लेंडर्स कार्य योजना जारी किया है? तो भारत सरकार के एक प्रश्न है कि भारत सरकार के किस विभाग ने संशोधित राष्ट्रीय ग्लेंडर्स कार्य योजना जारी किया है? तो पशुपालन और डेयरी विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग जो है, इसने संशोधित राष्ट्रीय ग्लेंडर्स कार्य योजना जारी किया है। ग्लेंडर्स क्या होता है भाई, है ना? ग्लेंडर्स, तो ग्लेंडर्स के बारे में थोड़ा सा जानते। यह एक संक्रामक रोग है, ठीक है, संक्रामक रोग है जो जानवरों में फैलता है। कौन कौन से जानवर? मुख्यतः घोड़ा हो गया आपको, है ना, घोड़ा, खच्चर, गधा, है ना, गधा, खच्चर, इन सब में ये जो है ग्लेंडर्स वाला रोग जो होता है। यह पशुओं में संक्रामक और संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 2009 के अंतर्गत अनुसूचित रोग है, ठीक है। पशुओं में ग्लेंडर्स जो है किस अधिनियम के अंतर्गत इसे अधिसूचित किया गया है, ठीक है। तो इसे जो है पशुओं में संक्रामक और संचारी रोगों की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम और संचारी रोग नियंत्रण अधिनियम 2009
के अंतर्गत जो है ग्लैंडर्स को अधिसूचित रोग की दर्जा है। उसके बाद रोग का कारण क्या है, ग्लैंडर्स का कारण क्या है, किस कारण से होता है, तो बैक्टीरियम बर्कहोल्डरिया माइलेई, बर्कहोल्डरिया माइलेई, इसके कारण ये फैलता है। ठीक है, और ये मनुष्यों में भी फैल सकता है, ध्यान रखना है, ये ग्लैंडर्स की बीमारी जो है मनुष्यों में भी फैल सकती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न तो लगभग समाप्त हो चुका है ना। तो आप सभी को क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हर एक एपिसोड डेली करंट अफेयर का आप तक पहुंच पाए, और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू आप सभी को। चलिए।